नमस्कार। आज हम जून 2025 के आखिर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं उनसे जुड़े कुछ स्रोतों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखेंगे कि असल में क्या हुआ, दुनिया भर में इसकी क्या प्रतिक्रिया रही और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अहम घटना है जिसने पूरे क्षेत्र में, बल्कि कहूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हलचल मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हुआ क्या था असल में। हाँ, तो इन दस्तावेजों के हिसाब से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए और साथ में वो बंकर बस्टर क्रूज मिसाइलें। ये वो मिसाइलें हैं जो जमीन के अंदर, मतलब गहरे बने ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और निशाना थे ईरान के 3 मुख्य परमाणु स्थल, फोर्दो, नतांस और इस्फहान। और ये हुआ कब? ठीक 1 हफ्ते पहले ही इजराइल ने भी हमले किए थे। उसके बाद ये अमेरिकी कार्रवाई हुई। हाँ, और अमेरिकी अधिकारी वो तो इसे एक बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया है। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? देखिए, यही एक पेच है। जो स्वतंत्र आकलन सामने आ रहे हैं ना, वो इशारा कर रहे हैं कि शायद नुकसान उतना ज्यादा नहीं है जितना अमेरिका दावा कर रहा है। मतलब सीमित क्षति हुई हो सकती है। अच्छा। और दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत जवाबी मिसाइलें दागी। यहां तक कि कतर में जो अमेरिका का बड़ा एयरबेस है, अल उदीद, वो भी निशाने पर था। ओह। हालांकि खबर यही है कि इन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा बताया गया है। तो मतलब एक तरफ अमेरिका का सफलता का दावा, दूसरी तरफ नुकसान पर सवाल और ईरान का फौरन पलटवार। अब देखते हैं कि दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। कुछ देश तो जाहिर है अमेरिका के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो इजराइल। वहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न सिर्फ हमलों की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि ये अमेरिका और इजराइल के बीच अच्छे तालमेल का नतीजा है। इसके अलावा जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों ने भी अमेरिकी कार्रवाई के पीछे जो तर्क दिया गया उसका समर्थन किया है। अच्छा, मतलब जो 5 आइज वाले देश हैं उनमें से ज्यादातर। लेकिन क्या सबने एक सुर में हाँ कहा? पूरी तरह से नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने समर्थन तो किया, पर साथ ही ये भी जोड़ा कि भाई कूटनीति का रास्ता खुला रखना चाहिए और तनाव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। ओके। दूसरी तरफ यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारर, उन्होंने इसे काफी जरूरी कदम बताया। कहा कि ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए यह आवश्यक था। और हाँ, यूरोपियन यूनियन के भी कुछ नेताओं ने अमेरिकी तर्क को माना है। ठीक है, ये तो हुई समर्थन की बात, पर विरोध भी तगड़ा हुआ होगा, है ना? खासकर ईरान के जो अपने सहयोगी हैं उस क्षेत्र में। हाँ, जाहिर तौर पर ईरान के जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं, जिन्हें अक्सर प्रतिरोध का अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, मतलब लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास और यमन के हूथी, इन सभी ने हमलों की कड़ी निंदा की है और ईरान के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने का वादा भी किया है। ये तो अपेक्षित था, लेकिन मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि खाड़ी के अरब देशों का क्या रुख रहा। जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इनके रिश्ते तो ईरान से तनावपूर्ण ही रहे हैं। हाँ, और यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। इन सभी खाड़ी देशों ने और साथ में इराक और जॉर्डन ने भी इन हमलों पर गहरी चिंता जताई है। चिंता किस बात की? देखिए, उनकी चिंता सिर्फ ईरान की संप्रभुता को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर ज्यादा है कि ये चिंगारी कहीं किसी बड़े युद्ध में न बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर उनकी अपनी सुरक्षा और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो उन्हें एक व्यापक अस्थिरता का डर है। समझ गया। और बड़ी ताकतों का क्या? रूस और चीन। रूस और चीन दोनों ने ही इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ साफ उल्लंघन बताया है। दोनों ने कड़ी निंदा की। रूस ने तो यहाँ तक संकेत दिए हैं कि वो ईरान को कूटनीतिक और शायद कुछ हद तक सैन्य सहायता भी दे सकता है। अच्छा। हाँ, ये अमेरिका के खिलाफ उनके बढ़ते गठजोड़ को भी दिखाता है। और पाकिस्तान, उनका क्या कहना था? मैंने सुना था कि कुछ और मामलों में हाल में ट्रंप की तारीफ भी की थी उन्होंने। हाँ, ये दिलचस्प है। पाकिस्तान ने भी इन हमलों की निंदा की और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी है, भले ही दूसरे संदर्भों में ट्रंप की प्रशंसा की हो। और संयुक्त राष्ट्र में भी महासचिव गुटेरस और दूसरों ने इस खतरनाक तनाव बढ़ने पर चिंता जताई और बातचीत से हल निकालने की अपील की। और अमेरिका के अंदर भी सब सहमत नहीं थे शायद? बिल्कुल नहीं। कुछ डेमोक्रेट नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया और बिना सोचे समझे इस संघर्ष को और भड़का दिया है।
तो ये सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखकर सवाल ये उठता है कि इन हमलों का असली असर क्या हो रहा है, मतलब इसके मुख्य परिणाम क्या दिख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा और फौरी असर तो यही है कि ये घटना पूरे मध्य पूर्व को डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से दूर और एक बड़े सैन्य टकराव के और करीब ले जा रही है। हाँ, ये तो खतरनाक है। दूसरा, ये ईरान को और ज्यादा रूस के पाले में धकेल सकता है। रूस का जो समर्थन का इशारा है वो शायद सिर्फ बयानबाजी ना हो। और आपने अमेरिका के अंदरूनी विरोध का जिक्र किया था। हाँ, उससे अमेरिका में राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। ये कानूनी और संवैधानिक सवाल फिर से गर्मा गया है और इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। खबर है कि यमन में हूथियों ने हमलों के फौरन बाद अपना संघर्ष विराम तोड़ दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी हाई अलर्ट पर है। ओहो। तो ये दिखाता है कि कैसे इस तरह की एक तरफा कार्रवाई पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में जो प्रॉक्सी गुट हैं उनको और भड़का सकती है। हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारे स्रोत हमें यही तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे एक अकेली सैन्य कार्रवाई कितनी जटिल और अलग-अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है, और वैश्विक स्थिरता के लिए इसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और इन सब बातों पर गौर करने के बाद मेरे मन में एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या? कि क्या इस तरह के सीमित मतलब लिमिटेड सैन्य हमले वाकई किसी देश की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोक सकते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी कार्रवाइयां अनजाने में एक ऐसे